हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। भाई देखो, कलम से क्रांति तो है, लेकिन गले की क्रांति आज थोड़ी सी ऐसी यही। खुशी की बात यह कि आज तुम्हारा मोटरयान अधिनियम खत्म हो जाएगा। आए तरह खुदा के नेक बंदे आजा, बालक तरस गए। खुदा के नेक बंदे आजा 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 आजा। चलिए तब तक बताइए, धारा 128, धारा 129 ये किससे जुड़ी हुई हैं? अरे धारा 128 और धारा 129 ये मोटर वाहन अधिनियम की किससे जुड़ी हुई हैं? और तुम्हारे दिल को नहीं लगता इस बार, क्या तुम्हारे दिल को तो नहीं लगता होगा कि मोटर वाहन अधिनियम से कुछ आएगा? पिछली बार 17-18 क्वेश्चन थे। रामफलो आजा यार, खुल जा भाई, तेन तो खून पी लिए। एक सेकंड भाई, मुझे लग रहा थोड़ा खून और पिएगा ये। अभी इसको वो नहीं मिला। इसमें कौन सी है? अरे यार, चलिए समझ रहे मेरी बात। तो आज आपका जो मोटर वाहन अधिनियम की ये सारी की सारी बातें हैं। धारा 128 और धारा 129, धारा 128 और धारा 129 बिल्कुल सही। अरे बताओ भाई बेटी बताओ। एक तो तुम लोग बताया करो, तुम लोग ऐसे रह जाओ जैसे मैं मंदिर की मूर्ति कह रहा हूं, जाके तुम उससे नहीं कहते हे माँ मेरे दुख हर मेरी नौकरी लगा। अरे माँ तो कुछ सुन ही नहीं रही, माँ तो देख ही नहीं रही हमारी ओर को। अरे 128 बेटी, मोटरसाइकिल पर अधिकतम 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। 129 सर पे हेलमेट लगाना होगा अगर आपकी उम्र 4 वर्ष से ऊपर है, और या अगर आपको छूट चाहिए तो या तो आप सिख होने चाहिए जो पगड़ी पहनते हैं, या आपका, चलिए आपको याद होगा कि हमने कहां तक कर लिया था। ये जुर्माना वुर्माना हम सब ने कर लिया था, और यह भी देख लिया था कि धारा 164 में सरकार मोटर वाहन दुर्घटना विधि एक फंड बनाती है कि जिससे जब दुर्घटना हो तो उन लोगों को मुआवजा आदि दिया जा सके, उन लोगों को मुआवजा आदि दिया जा सके। ये कौन सी बात थी? ये हमारी अध्याय 10 तक की बात थी। किसकी बात थी? अध्याय 10 की बात थी, अध्याय 11 की, क्योंकि अध्याय 10 तो है ही नहीं, अध्याय 11 की बात थी। अब आ जाता है अध्याय 12। अध्याय 12 चैप्टर 12। ध्यान दीजिएगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब दुर्घटना होती है और थर्ड पार्टी बीमा आदि होता है तो आप बीमा का क्या करते हो? दावा करते हो, क्लेम करते हो। अपने बीमा के धन को कंपनी से मांगना, कंपनी से मांगना क्लेम कहलाता है। अब कंपनी इतनी आसानी से तो तुम्हारा पैसा वापस करेंगी नहीं, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी तुम्हारे साथ खेल खेलती है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलती है, और कंपनी आपको पैसा या तो देगी नहीं, देगी तो कम देने का प्रयास करेगी, कम पैसे देने का प्रयास करेगी, या आपका दावा झूठा साबित कर देगी कि आपका दावा पैसे पे नहीं बनता। तो भाई इसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा ट्रिब्यूनल होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसी कोर्ट कचहरी होनी चाहिए कि जहां आप जाकर अपना पक्ष रख सके। अक्सर आपने अखबार देखा होगा कि मोटर वाहन ट्रिब्यूनल जो होते हैं, जिनको मोटर यान अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मोटर यान अधिकरण। कि उसका फैसला आया और एक व्यक्ति का एक्सीडेंट में टांग कट गई थी, पैर कट गया था, उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए दिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति को पैसे तो दिए जाते हैं, पैसे ब्याज लगाकर भी दिए जाते हैं। पैसे कैसे दिए जाते हैं? ब्याज लगाकर भी दिए जाते हैं। तो धारा 165 से लेकर 176 ये दावा क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में है कि जहां पर आप जाकर दुर्घटना बीमा संबंधी क्लेम कर सकते हो, दुर्घटना बीमा संबंधी क्लेम कर सकते हो। और धारा 165 क्या कहती है? धारा 165 कहती है कि क्लेम ट्रिब्यूनल
का गठन कौन करेगा? कि भाई राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। अपना जो गजट होता है, अपने राजपत्र में राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी। राजपत्र में राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और इस अधिसूचना के जरिए एक या एक से अधिक, जैसा भी सरकार उचित समझे, दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, कि जहां वाहन से हुए एक्सीडेंट से संबंधित मामलों का क्लेम से संबंधित सुनवाई हो सकेगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? कि दुर्घटना संबंधी बीमा से जुड़े हुए जो भी केस होते हैं, उन केसों का निस्तारण किया जाए। दोनों पार्टी जो क्लेम कर रही है और जिस पर क्लेम किया जा रहा है, दोनों की बात सुनकर एक फैसले पर पहुंचा जाए, जो कि एक दोनों के लिए एक जस्टिस, एक न्याय के जैसा हो। अब इसकी बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसकी बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगर कोई भी दावा अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जाएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो? या तो वो उच्च न्यायालय का जज हो, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, अभी सिटिंग जज, या पहले जज रहा हो। सुन लीजिए मेरी बात। कौन व्यक्ति दावा अधिकरण का सदस्य बन सकता है? पहली बात, या तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो या वो पहले रहा हो। दूसरा व्यक्ति, या तो वो कोई जिला जज पद पर, जो जिला के जज होते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, या तो वो जिला जज अभी हो या पहले रहा हो, या इनमें से दोनों में से बनने की उसके पास योग्यता हो। मान लेता हूं कि वो व्यक्ति पहले भी जज नहीं था, अब भी जज नहीं है, लेकिन वो योग्यता है कि वो हाई कोर्ट का जज नियुक्त हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को दावा अधिकरण का सदस्य बना दिया जाता है। बात यह है कि जिन व्यक्तियों को आप फैसले देने वाले पदों पर बिठाओगे, कम से कम उनके अंदर वो योग्यता तो होनी चाहिए जो किसी जज के अंदर होती है, जो फैसले देने के लिए जरूरी होती है। अगर कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज है, अभी वो जजी कर रहा है, तो भी उसको बनाया जा सकता है, और पहले कभी रहा हो तो भी वो इस अधिकरण का सदस्य बन सकता है। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 165 कहती है। क्या कहती है? धारा 165 कहती है। आगे आ जाता है बच्चा सेक्शन 166, धारा 166। समझिए धारा 166 क्या कहती है। धारा 166 कहती है कि भाई अब दावा आपने क्लेम किया, क्लेम का आवेदन कैसा होगा? अपना क्लेम मांगने का, अपना कंपनसेशन मांगने का, मुआवजा मांगने का, चाहे वो कंपनी से मांग रहे हो तो आप, या दूसरी पार्टी से मांग रहे हो, आप दावा कैसे करोगे? दावे का एप्लीकेशन कैसे दोगे? आवेदन कैसे करोगे? तो देखिए इसमें कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है? या तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है कि जो पीड़ित हो। कौन हो पीड़ित? जिसको चोट लगी हो, चाहे तो उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ हो या उसको खुद को चोट लगी हो। जैसे मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं दावा कर सकता हूं, मैं कंपनसेशन, मुआवजे के लिए क्लेम डाल सकता हूं। या कोई व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उस मृत व्यक्ति का कोई ना कोई तो एक कानूनी उत्तराधिकारी होगा, कोई कानूनी उत्तराधिकारी होगा। जैसे मान लेता हूं कि भाई मेरी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, तो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, वो मेरे कानूनी उत्तराधिकारी हैं। उनमें से चाहे तो वो सारे के सारे क्लेम कर सकते हैं, चाहे कोई एक क्लेम करेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति भी क्लेम करता है, मेरा कोई कानूनी उत्तराधिकारी एक व्यक्ति भी क्लेम करता है, तो बाकी जो होंगे
उनको भी पक्षकार मान लिया जाएगा, जो भी मेरे कानूनी उत्तराधिकारी होंगे। जिस व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हुई है वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, न तो जिसकी संपत्ति नष्ट हुई वो आवेदन कर रहा, न मृत व्यक्ति का कानूनी कोई उत्तराधिकारी आवेदन कर रहा, न ही जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो आवेदन कर रहा। वो अपनी जगह किसी एजेंट को, अपनी जगह किसी और व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो उनकी जगह आवेदन करे। तो धारा 166 में आ जाता है कि मुआवजे के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के अंदर आपको कंपनसेशन के लिए आवेदन करना होगा। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर आपको मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा, 6 महीने के अंदर। अब ऐसा सोचिए कि मान लेता हूं आप आवेदन नहीं करते, तो आपको याद होगा कि मैंने एक जगह आपको यह करवाया था, मैंने एक जगह आपको एक चीज करवाई है। क्या चीज करवाई है? मैंने आपको एक जगह एक चीज लिखवाई थी कि जो इंस्पेक्टर आदि होता है, क्या होता है? इंस्पेक्टर आदि। तो जो इंस्पेक्टर या जांच अधिकारी होता है कि जो दुर्घटना की जांच करता है, वो जांच अधिकारी जांच करने के बाद में रिपोर्ट को किसको भेजता है? इस दावा अधिकरण को भेजता है, दावा अधिकरण। और मान लेता हूं किसी व्यक्ति ने मुआवजे के लिए आवेदन नहीं किया और जांच अधिकारी रिपोर्ट भेज देता है, तो दुर्घटना की जो रिपोर्ट है वो भी आवेदन के रूप में मानी जाती है। दुर्घटना की जो रिपोर्ट, जैसे दुर्घटना में भाई एक्स नाम का व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो एक्स नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो यह भी एक आवेदन के रूप में स्वीकार की जाएगी। और बाद में उसके कोई कानूनी उत्तराधिकारी आके बताता है तो उसके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मामले में रिपोर्ट जांच अधिकारी की ओर से आ गई है। रिपोर्ट किसकी ओर से आ गई है? जांच अधिकारी की ओर से आ गई है। चलिए, धारा 173। अब याद रखिएगा कि दावा अधिकरण जो होता है, इससे संबंधित जो अपील कोई सी भी पार्टी, जिस भी पार्टी को इसकी अपील या इसका फैसला मंजूर नहीं है, वो अपील कर सकती है और फैसले की तारीख के 90 दिन के अंदर फैसले की तारीख के 90 दिन के अंदर दावा अधिकरण, इसको सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसको सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। और याद रखिएगा, ये जो मोटर दुर्घटना बीमा से संबंधित मुआवजे के लिए क्लेम होते हैं, दावे होते हैं, ये सामान्य सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, सामान्य सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जो ये ट्रिब्यूनल होता है, इसकी अपील सीधी हाई कोर्ट में ही की जा सकती है। 90 दिन के अंदर जो दावा अधिकरण है, इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में ही की जा सकती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाई कोर्ट के अलावा नहीं। मान लेता हूं कोई एक ऐसा केस है, मान लेता हूं कोई एक ऐसा केस है जिसमें दावा अधिकरण के द्वारा अधिक से अधिक जो जुर्माना लगाया गया है या अधिक से अधिक जो मुआवजा दिया गया है वो 1 लाख रुपए है। तो यदि मुआवजा 1 लाख रुपए से कम का होता है, 1 लाख रुपए से क्या है? कम, तो बच्चा फिर अपील नहीं कर सकते, फिर उस पार्टी को भुगतान करना ही होता है। 1 लाख या 1 लाख से अधिक के मामलों में ही हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि ट्रिब्यूनल ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तो आप कोई भी अपील नहीं कर सकते, तो आप कोई भी अपील नहीं कर सकते। तो आप इसमें देख रहे हो
कि जब हम अध्याय 12 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चैप्टर 12 की बात करते हैं, तो हमारे पास धारा 165 से 176 तक बनती हैं। धारा 165 में कहते हैं कि सरकार अपने राजपत्र गजट में निकालकर, और सरकार भी कौन सी, राज्य सरकार अपने राजपत्र या गजट में निकालकर एक या एक से अधिक किसका गठन करती है, तो आप कहते हैं सर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन करते हैं। मोटर दुर्घटना या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसमें क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। अब यह बताइए कि कौन कौन व्यक्ति इस दावा अधिकरण का सदस्य बन सकता है। कौन कौन व्यक्ति इस दावा अधिकरण का सदस्य बन सकता है? तो हाई कोर्ट का कोई सिटिंग जज, या पहले रहा हो, या हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, या डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें, हो पद पर, पहले रहा हो, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने योग्य हो। जैसे कोई ऐसा वकील है कि जिसके अंतर्गत वो योग्यता है, उतनी साल वकालत कर ली है कि वो हाई कोर्ट आदि का कोर्ट बनने के योग्य है, तो उसको भी सरकार चाहे तो दावा अधिकरण का सदस्य बना सकती है। धारा 166 में आवेदन की बात है। आवेदन कौन कर सकता है? धारा 173 में दावा अधिकरण की फैसले के खिलाफ अपील है। अपील सिर्फ कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट में। और कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। और 1 लाख रुपए तक, 1 लाख से कम, यदि 1 लाख से कम जुर्माना लगाया है, क्लेम कंपनसेशन उसने बताया है, तो फिर अपील नहीं की जा सकती। अब आ जाता है आपका सबसे मुख्य चैप्टर नंबर 13, अध्याय 13, धारा 177 से स्टार्ट होकर 210 ABCD तक जाएगी। तो धारा 177 आपसे पूछेगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 से 270 किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम अपराध करते हैं। उस अपराध का जाहिर सा बात है हमें दंड मिलेगा, और दंड की प्रक्रिया क्या होगी? वो सारी की सारी बातें, जैसे हेलमेट नहीं पहनोगे, सीट बेल्ट नहीं बांधोगे, मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाओगे, या शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाओगे। शराब की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपने शराब पी है लेकिन शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, यह साबित करने के लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए शराब की? अगर आप 3 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर बिठा के चल रहे हो तो क्या होगा? मान लेता हूं आप एक माता पिता हैं, आप एक पिता हैं, आपके नाम एक गाड़ी है, आपका एक 14 साल का बेटा है, वो गाड़ी ले जाता है बिना आपकी मर्जी के, या कभी कभी क्या होता है, मान लेता हूं आपकी मर्जी से लेकर गया और वो किसी को ठोक देता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो आपका बेटा होगा वो तो किशोर है, जुवेनाइल है, मान लो बच जाएगा, लेकिन आप जेल जाओगे। अंकल जी, इसलिए बच्चों पे कार मत चलवाना। तो उसमें हम सारे के सारे के कौन कौन से अपराध, इसके नियमों का उल्लंघन करने पर कौन से अपराध बनेंगे और उन अपराधों के लिए दंड क्या होगा। तो धारा 177 कि यदि सामान्य से अपराध होते हैं, सामान्य मतलब जैसे आप ट्रैफिक नियम आदि का, जैसे मान ले तो कोई भी आपसे छोटा सा अपराध हो गया है, क्या हो गया? छोटा सा अपराध, तो उस समय धारा 177, और इसमें कुछ भी नहीं है, अधिक से अधिक पहला बार करोगे तो 500 रुपए का जुर्माना है, दोबारा करोगे तो 1500 रुपए का जुर्माना है। धारा 177 में साधारण अपराध आते हैं। क्या थे बेटी? साधारण अपराध। जनरल प्रोविजन की बात करें अगर हम, तो
और मान लो उसके लिए अलग से दंड नहीं दिया गया। ज्यादातर अपराधों के लिए अगली अगली धाराओं में पढ़ोगे दंड दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं साधारण चीजें जिनके लिए दंड नहीं दिया गया। तो उसके लिए अगर आपको पहली बार पकड़ा गया तो 500 रुपए, और यदि आपको दोबारा धरा गया या उसके बाद में जितनी बार भी धरा जाएगा 1500 रुपए का जुर्माना पे करना होगा। कितने रुपए का जुर्माना? 1500 रुपए का जुर्माना। पहले ये 100 रुपए और 300 रुपए हुआ करता था, लेकिन 1 सितंबर 2019 से ये 100 रुपए के स्थान पर कितना हो गया? 500, और 300 रुपए के स्थान पर कितना हो गया? 1500। पहले 100 रुपए था सामान्य जुर्माना, अब बढ़ के कितना हो गया? 500। पहली बार पकड़े जाओगे तो 500, यदि फिर पकड़े जाते हो दूसरी तीसरी बार या उसके बाद में जितनी बार भी, तो 1500 रुपए का जुर्माना। आगे आ जाता है धारा 178। जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं वो लोग सुन लो। जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं, अगर आप बिना पास या बिना टिकट के यात्रा करते हुए धरे गए, बिना पास या बिना टिकट के यात्रा करते हुए आप रखे गए, आपको पकड़ा गया, तो याद रखिएगा बच्चा, आपको इसमें दंड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और यह दंड कितने का होगा? 500 रुपए तक का जुर्माना। अधिक से अधिक 500 रुपए का। देखो, जो किराया है, जहां से आप चढ़े हो, जहां पे आप पकड़े गए हो, किराया तो आपसे वसूला ही जाएगा। याद रखिएगा, किराया तो आपसे वसूला ही जाएगा, और उसके साथ साथ 500 रुपए तक का दंड भी लगेगा। उसके साथ साथ 500 रुपए का दंड भी लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, और अगर आपको टिकट देने से कंडक्टर मना कर देता है तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा। सेक्शन 180 कहता है अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा यान चलाना। जैसे हमने धारा 3-4 पढ़ी थी कि आप एक ऐसे व्यक्ति से यान चलवा रहे हो जो यान चलाने के लिए जिसकी उम्र ही नहीं है। जैसे 50 सीसी तक के मोटरसाइकिल के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आप कहोगे 16 वर्ष। और वैसे नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और परिवहन, यदि आप कोई ट्रांसपोर्ट वाहन चला रहे हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात फिर भी आप इतनी उम्र से कम व्यक्तियों पर वाहन चलाने दे रहे हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि किसी 16 वर्ष के एक छात्र से एक बच्चे द्वारा अब वाहन चलाने दे रहे हो। कितने वर्ष के बच्चे द्वारा? कितने वर्ष के बच्चे द्वारा? तो आप कहोगे कि जो वाहन चलाने के लिए ऑथोराइज नहीं था, जो वाहन चलाने के लिए ऑथोराइज नहीं था, आपने उस पर वाहन चलाया, तो बेटी कैद होगी। इसमें धारा 180 में क्या होगी? कैद। 3 महीने तक की सजा या 5000 रुपए तक की, नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे के पूरे 5000 का जुर्माना। जहां पर तक लगाऊं तो याद रखना 5000 से कम भी हो सकता है, लेकिन जहां मैं जुर्माने के पीछे तक ना लगाऊं, इसका मतलब सीधी 5000 रुपए की रसीद कटेगी। सीधी किसकी? 5000 रुपए की रसीद कटेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं बात? पहले 1000 रुपए की कटती थी, तो 3 महीने तक की सजा या 5000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। अनऑथोराइज व्यक्ति, अनऑथोराइज का मतलब है जिसके पास डीएल नहीं है या कोई अन्य रूप से वो डिस्क्वालीफाई है। धारा 182, धारा 182 बिना ड्राइविंग लाइसेंस आदि के वाहन चलाना। जैसे मान लेता हूं कि आपने पहले कोई अपराध किया और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर दिया गया, या ऐसा मान लेता हूं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया अथॉरिटी ने या कोर्ट ने कि भाई आप इतने दिनों तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं रख सकोगे। इसका मतलब आप गाड़ी चलाने से डिस्क्वालीफाई हो।
फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आप पकड़े गए तो 3 महीने तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। 3 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। 3 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। समझ रहे मेरी बात? ₹3,000 की सजा, जुर्माना, या दोनों। और यह कौन सा केस है कि जब आपको निहरित किया गया था। निहरित का मतलब है कि आपको गाड़ी चलाने से मना किया गया था। और वो जो नॉर्मल वाला होता है वो इसमें मैं लिखनी भूल गया, पता नहीं कैसे। वो धारा 181 होती है। क्या होती है? धारा 181, कि आपकी उम्र आदि नहीं थी, फिर भी आप बिना डीएल के चला रहे थे, विदाउट डीएल, बिना डीएल के, तब 3 महीने तक की तो सजा है ही है, लेकिन जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये है। जुर्माना कितना है बच्चा? 5,000 रुपये। और आपको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, अथॉरिटी ने डिस्क्वालीफाई किया, तब भी आप चला रहे हो बिना लाइसेंस के, तब 3 महीने की सजा या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। आगे आ जाते हैं धारा 183। अब सभी को याद है कि धारा 112 किससे संबंधित थी, जरा बताना। धारा 112 किससे संबंधित थी? धारा 113 आपको याद हो तो, धारा 114, धारा 115 कल करवाई थी, धारा 116 बताइए किससे संबंधित थी? धारा 112 बिल्कुल सही। आपको याद हो तो अध्याय 8 जो होता था वो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित था। किससे? कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक या यातायात का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक या यातायात का नियंत्रण। आप सभी जानते धारा 112 का अर्थ था वाहन की गति सीमा, वाहन पर भार सीमा, अधिकारी के वाहन को तोलने की शक्ति, अधिकारी की वाहन को तोलने की शक्ति, नो एंट्री, नो एंट्री या ऑड इवन आदि जो लागू होते हैं कि कौन सा वाहन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। धारा 116 ट्रैफिक सिग्नल। धारा 116 क्या हुआ करती थी? ट्रैफिक सिग्नल। तो उसी में मैं बता रहा हूं, मान लेता हूं कि आप तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाते हो, उस इलाके के लिए जितनी आपकी गति सीमा निर्धारित थी उससे अधिक, तो आपने क्या किया? इस धारा का उल्लंघन किया, तो धारा 183 के तहत आपको दंड मिलेगा। धारा 183 के तहत आपको दंड मिलेगा। अगर वाहन हल्का वाहन है, हल्का वाहन मतलब 7500 किलो से कम वजन का वाहन है, 7500 किलो से कम वजन का वाहन है, तो 1,000 से लेकर 2,000 तक का जुर्माना लग सकता है। कितने तक का जुर्माना? 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना। लेकिन इसके अलावा यदि कोई वाहन है तो 2,000 से 4,000 तक का जुर्माना। और यह काम कब होगा? जब आपको पहली बार अपराध करते हुए पकड़ा गया है। जब आपको पहली बार अपराध करते हुए पकड़ा गया है। अगर आप दूसरे बार या उससे अगली बार, तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। एक बार आपको तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो आप पर 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना। आपको दोबारा पकड़ा गया तो 2,000 से 4,000 तक का जुर्माना। मतलब अगर आप हल्का वाहन चलाते हैं तो 1,000 से 2,000, अन्य वाहन पकड़ते हैं जैसे ट्रक वगैरह का तेज गति से चला रहे हो तो 2,000 से 4,000। और ये पहली बार। अगर आप दूसरी बार या उसके बाद में जितनी बार पकड़े जाओगे तो बच्चा फिर आपका वाहन
बंद हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और इसके लिए सरकार रोड पर कुछ सेंसर वगैरह लगाएगी कि जो आपकी गाड़ी की गति सीमा नाप सके, जो आपकी गाड़ी की गति सीमा नाप सके। तो चलिए एक बार यहां तक की कर लेते हैं। हमने धारा 165 पढ़ी, आज 166 पढ़ी, 173 पढ़ी, अभी आगे भी कराऊंगा, अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूं, भागना मत। 173 पढ़ी, उसके बाद में 177 पढ़ी, 178 पढ़ी, 180 पढ़ी, 181 पढ़ी, 182 पढ़ी और अब 183। यही धारा तो अभी हमने पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दो इनका भाई। दावा अधिकरण, दावा अधिकरण में आवेदन, दावा अधिकरण के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में 90 दिन के अंदर। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए दंड इसमें नहीं बता रखा तो उसमें 500 रुपए तक का दंड। एक ऐसा अपराध जिसके लिए इस धारा में दंड नहीं बता रखा, इस धारा में दंड नहीं बता रखा, तो याद रखिएगा उसके लिए 500 रुपए तक का क्या लगेगा, उसके लिए 500 रुपए तक का जुर्माना। या तो इसमें स्पेशल बता रखा होगा, मान लेता हूं यदि नहीं बता रखा तो याद रखिएगा 500 रुपए तक का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। 178 बताइए किससे जुड़ी हुई है, 180, 181, 182। 181 में कहता है 3 महीने तक की सजा प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना। 182 में 3 महीने की सजा, 3 महीने तक की, लेकिन जुर्माना 10,000 का हो जाता है। 183 तय गति सीमा से वाहन चलाने पर पकड़ लिए गए, तय गति सीमा से वाहन चलाने पर पकड़ लिए गए। 78, 178, 100 बिल्कुल सही। तो आप कहते हो कि सर 178 जो है 180 में तो अपराधिकृत व्यक्तियों से आप वाहन चलवा रहे हो, एक अपराधिकृत, और 178 में आप कहा जाता है कि बिना टिकट आदि के यात्रा कर रहे हो, तो बिना टिकट में 500 रुपए का जुर्माना। और यदि आप अपराधिकृत व्यक्तियों से वाहन चलवाओगे, अपराधिकृत व्यक्तियों से आप वाहन चलवाओगे तो 3 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना। 3 महीने तक की सजा और 500 रुपए का जुर्माना, समझ रहे बच्चा। चलिए तो फिर से सुन लीजिए। 177 सामान्य अपराध, 178 टिकट, 180 अपराधिकृत व्यक्ति से वाहन चलवाना, 181 बिना डीएल के, 182 डीएल के लिए मना कर दिया फिर भी आप चला रहे हो अयोग्य घोषित होने के बाद भी। 183 हाई स्पीड, पहले अपराध में अगर आप हल्के वाहन चलाते हुए पकड़े गए तेज गति से तो 1000 से 2000 तक का जुर्माना। तेज जो भारी वाहन होते हैं उन्हें चलाते हुए पकड़े गए तो 2000 से 4000 रुपए तक का जुर्माना। और अगर दूसरे अपराध में पकड़े गए तो आपका लाइसेंस जब्त। आगे आ जाता है धारा 184। आपको याद हो धारा 184, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह खतरनाक ढंग से वाहन चलाने से संबंधित है। इस बार प्रश्न पूछेगा सीधे सीधे, और कल कराऊंगा, देखना प्रश्न कैसे आते हैं मोटर वाहन अधिनियम से। डेंजरस ड्राइविंग या खतरनाक ढंग से वाहन चलाना। अब सबसे पहले तो यह देखिए कि खतरनाक ढंग से वाहन चलाने का अर्थ क्या है। सबसे पहले खतरनाक ड्राइविंग होती क्या है, तो देखिए खतरनाक ड्राइविंग किस किस में आ जाती है। यदि आप लाल बत्ती पार करते हो, समझ लेना, हमें लगता है कि लाल बत्ती पार करना, ट्रैफिक लाइट तोड़ देना, रेड सिग्नल तोड़ देना बहुत ही आसान और छोटा अपराध है। आज तुम्हें पता चलेगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना कितना बड़ा अपराध है। यदि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हो, रेड लाइट को क्रॉस कर देते हो, और जब रेड लाइट हो तो याद रखिएगा यह खतरनाक ड्राइविंग में आता है, डेंजरस ड्राइविंग में आ जाता है। आपको रुकने का चिन्ह लगा था, आप वहां पर नहीं रुके, सीधे चले गए। रुकने का चिन्ह लगा हुआ था, आप वहां पर नहीं रुके, सीधे चले गए।
वो भी खतरनाक ड्राइविंग में आता है। गाड़ी चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग करना, यह भी खतरनाक ड्राइविंग में आता है। नो एंट्री को तोड़ देना, जिस रास्ते में घुसने के लिए मना किया था आप उस रास्ते में घुस जाते हैं, नो एंट्री को तोड़ देते हैं। खतरनाक तरीके से आप वाहन को पार कर रहे हो, एक ये वाहन जा रहा है और आप ऐसे मोटरसाइकिल लहराते हो उसके बगल से निकल गए। यहां पर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो अच्छे ड्राइवर से ये सारी की सारी व्यवहार की उम्मीद नहीं होती। एक अच्छे ड्राइवर से उम्मीद होती है कि वो नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएगा। इन सब में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इन सब में आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर इससे अपनी जान तो जाए ना जाए लेकिन दूसरे की जान जाने का खतरा है। अपनी जान तो जाए ना जाए लेकिन दूसरे की जान जाने का खतरा है। मान लो नो एंट्री को आप तोड़ते हो सकता है वहां पर कोई फंक्शन चल रहा हो या सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा हो, आप तेज गति से गाड़ी चलाओगे जब आपको खाली दिखेगी और हो सकता है कि आप मरम्मत करते हुए मजदूरों को कुचल दो। आप खतरनाक तरीके से वाहन को पास करोगे, हो सकता है ये वाहन का ड्राइवर डर जाए और इसकी गाड़ी पलट जाए। आप रेड सिग्नल को पार करते हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, आप पार करते हो भिड़ जाओ। आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करोगे, हो सकता है आप कंट्रोल खो दो, किसी के ऊपर गाड़ी चला दो, एक्सीडेंट कर दो। और कहीं पर रुकने के लिए बोला गया है, आप रुके नहीं। मान लो वहां से कोई लोग सड़क पार कर रहे हैं, आप उन्हें कुचल दो, तो इसे खतरनाक ड्राइविंग माना गया है। ये 4-5 चीजों को। और खतरनाक ड्राइविंग का अपराध देख लेना, अगर आप पहली बार अपराध करते हुए पकड़े गए, सुन लीजिए, अगर रेड लाइट क्रॉस की, लाल बत्ती, और अब रेड लाइट आपने क्रॉस की और अब पकड़े गए, तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा होगी। 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है, कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 साल तक का कारावास, या 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कारावास देख रहे हो, 6 महीने से 1 वर्ष तक का खतरनाक ड्राइविंग पहले अपराध पर। मान लेते आप 3 साल के अंदर ऐसा ही दूसरी बार करते हो, दूसरी बार भी आप रेड लाइट तोड़ देते हो, या दूसरी बार भी आप खतरनाक ड्राइविंग के केस में, और पहले अपराध से 3 वर्ष के अंदर, तो जो सजा थी कम से कम 6 महीने की, वो सीधी 2 साल तक की सजा हो जाएगी। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जो सजा थी, अब आपको सजा 2 साल तक की हो सकती है। और जुर्माना अब सीधा 10,000 का लगेगा, जुर्माना 10,000 का, या हो सकता है सजा भी मिले और जुर्माना भी मिले। ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कहने का अर्थ है, पहले अपराध पर कम से कम 6 महीने, अधिकतम 12 महीने, 1 साल की सजा, और दोबारा पकड़े गए तो सजा बढ़ के 2 साल हो जाएगी मेरे मित्र, और जुर्माना सीधे सीधे 10,000 रुपए। खतरनाक ड्राइविंग धारा 184, धारा 183, यदि आप तय गति सीमा से तेज वाहन चलाने के लिए धरे जाते हो, पकड़े जाते हो, समझ रहे हैं। अब आगे आ जाती है आपकी फेवरेट धारा, धारा 185, शराबियों द्वारा ड्राइविंग, एल्कोहल के। देखो, अब नशे में ड्राइविंग कह सकता हूं इसे मैं, नशे में ड्राइविंग। अब नशा 2 तरीके का हो सकता है। एक नशा हो सकता है आपने शराब पी रखी हो, तो शराब के लिए ब्रीथ एनालाइजर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रीथ एनालाइजर, जिनको श्वासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासक। अक्सर देखे होंगे रात में आप वाहन चला रहे हो, चेकिंग होती है, तो एक ऐसा टंटूना सा लेकर आता है पुलिस वाला और तुम्हारे मुंह में आ करवा के बोलो आ, और मुंह में बढ़ा देता उसे,
फिर उसके ऊपर पता चल जाता है कि आपने ऐसा तो नहीं है, शराब पी रखी है। तो यदि आपके 100 ml रक्त में, अगर आपके 100 ml ब्लड में 30 mg से अधिक, 30 मिलीग्राम से अधिक शराब मिलती है, एल्कोहल मिलती है, तो आपको धारा 185 के अंतर्गत दोषी माना जाता है, नशे में वाहन चलाने का दोषी। और यदि आप नशे में वाहन चला रहे हो तो भाई आप पे दंड लगेगा। एक तो नशा होता है शराबी आदि द्वारा नशा, बियर दारू पी के, देसी पी के चलाना, और मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 मिलीमीटर खून के अंतर्गत, 100 मिलीलीटर, मीटर हो गया ये, 100 mm, इसको मैं देखूंगा, 30 mg, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इंसान ने सूखा नशा कर रखा होता है। क्या रखा है, सूखा नशा, जैसे अफीम, जैसे चरस, जैसे गांजा, या कोई ड्रग वगैरह ले रखी है। लीटर ही कर लेना इसको, ml, मीटर लिख दिया इसमें, ml कर देना बेटा लीटर। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति ने सूखा नशा कर रखा है, कोई ड्रग्स ले रखी हैं, और ये सब 1985 में एक एक्ट आया था, सूखे नशा या नशा अधिनियम, कि जिसके अंतर्गत वो सारी चीजों की बात हुई थी, अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, इन सबको पीकर या खाकर वाहन चलाना, कि आपको वाहन में कंट्रोल नहीं है, आपका वाहन के ऊपर, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। याद रखिएगा, 2-3 धारा ऐसी हैं, जैसे धारा 184 और धारा 185, आपको वर्दीधारी कोई भी पुलिस वाला, जो ऑफिसर आपकी जांच कर रहा है, जिसने आप पकड़े हो, आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। आप रेड लाइट तोड़ने पर या स्टॉप के चिन्ह पर ना रुकने पर, गलत तरीके से गाड़ियों को पास करने पर, अर्थात जब आप खतरनाक ड्राइविंग करते हो तो धारा 184 के अंतर्गत दोषी होते हो, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट के गिरफ्तारी, याद रखिएगा। इसी तरह नशे में धारा 185, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पहले जुर्म में 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। अगर आप पहली बार जुर्म कर रहे हो तो 10,000 रुपए तक की, 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा। उसके बाद में आप जब भी पकड़े जाओगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं बार, तो सजा बढ़ के हो जाएगा 2 साल की और जुर्माना हो जाएगा 15,000 का। सजा बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष की, और जुर्माना हो जाएगा 15,000 रुपए का। एक बात और याद रखिएगा कि इन दोनों धाराओं के उल्लंघन पर आप हाथों हाथ गिरफ्तार किए जा सकते हो, किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। कोई मुझ जैसा पुलिस वाला मिल गया तो जेल भेजे बगैर मानेगा नहीं। चलिए बच्चा, जबकि पहले वाले केस में 184 में जो था खतरनाक, जब आप ड्राइविंग करते थे तो पहली बार में 6 महीने से 1 साल तक की सजा होती थी, लेकिन जुर्माना 1,000 से 5,000, और दूसरे में भी जुर्माना 10,000 रुपए का, सजा 2 साल की होती थी। लेकिन इसमें दूसरे में सजा 2 साल की है अधिकतम, लेकिन जुर्माना 15,000 का हो जाता है। आगे आ जाता है धारा 189। 185 के बाद में भी धाराएं हैं, 186 है, 187 है, 188 है, लेकिन सभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 189, आपने सरकार से लिखित परमिशन नहीं ली और सरकार की परमिशन के बिना, प्रशासन की परमिशन के बिना आप किसी रेस में आयोजित कर रहे हो, किसी रेस में भाग ले रहे हो, या आप किसी मुकाबले में भाग ले रहे हो, आप किसी रेस में भाग ले रहे हो या किसी मुकाबले में भाग ले रहे हो, और बिना सरकार की लिखित इजाजत के, क्योंकि रेस आदि करने की इजाजत सरकार दे रही है उसकी मर्जी के बिना, तो याद रखिएगा पहले बार में
3 महीने तक की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। 3 महीने तक की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। और अगर दूसरी बार तीसरी बार पकड़े गए तो सजा बढ़ के 1 साल की हो जाती है और जुर्माना 10,000 का हो जाता है। सजा बढ़ के 1 साल की हो जाती है और जुर्माना 10,000 रुपए हो जाता है। चलिए आगे आ जाता है धारा 194B, सुरक्षा बेल्ट। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते 1,000 रुपए का सीधा जुर्माना। सीट बेल्ट मत लगाओ 194B। 2 से अधिक लोग मोटरसाइकिल पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और जो चला रहा होगा 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्तियों को लेकर यात्रा करते हो, 3-4 करके यात्रा करते हो, तो ट्रिपलिंग पर 1,000 रुपए का सीधा सीधा जुर्माना और बेटी 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। तो 194B ये सीट बेल्ट से जुड़ी हुई है। 94C 194 2 से अधिक लोगों द्वारा मोटरसाइकिल पर। 194D ये हेलमेट से जुड़ी हुई है। इसमें भी 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए आपका वाहन, मतलब आपका जो डीएल है वो धर लिया जाएगा। आपका जो डीएल है वो धर लिया जाएगा। 194E यदि आप इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता नहीं देते तो इसमें सजा भी है। 6 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। 6 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। इमरजेंसी का मतलब है जैसे आप एम्बुलेंस आदि को रास्ता नहीं देते, फायर ब्रिगेड आदि की गाड़ी को रास्ता नहीं देते, फायर ब्रिगेड आदि की गाड़ी को रास्ता नहीं देते, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, धारा 194E, धारा 194E 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए, 6 महीने तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। धारा 196 बिना वाहन के, बिना बीमा के वाहन चलाना। आपके वाहन का बीमा नहीं है, आप वाहन चला रहे हो, तो 3 महीने तक की सजा या 2,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। 3 महीने तक की सजा, 2,000 रुपए जुर्माना, या दोनों। अगर आप पहली बार पकड़े जाते हो, दोबारा पकड़े जाते हो, तो सजा तो 3 महीने तक की होती है, जुर्माना 4,000 रुपए का हो जाता है। सजा धारा 196 बिना बीमा के। अब आ जाती है धारा 199A, जो मैं आपको बता रहा था कि मान लेता हूं आप कोई अभिभावक है या आप कोई गाड़ी के मालिक हैं और आपकी जानकारी में आपको पता है कि मेरा बच्चा 18 साल से कम है, वो आपकी गाड़ी ले जाता है आपके बताकर, आपकी जानकारी से। अगर आपको बताकर नहीं गया, आपको ज्ञात नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन आजकल के माँ बाप शौक शौक में बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। आपको जानकारी है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष से कम उम्र में जो जुर्माना लगेगा वो तो अलग है, लेकिन वो जो गाड़ी का मालिक होगा या जो माता पिता होंगे जिसके नाम वो गाड़ी होगी, उन्हें 3 साल तक का कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास। ये सबसे तगड़ी धारा है इसकी, ये सबसे तगड़ी धारा है। ये जो आपकी धारा 100 बिल्कुल सही, धारा 199A की बात करते हैं। ये धारा है कि कोई जुवेनाइल है। कौन है जुवेनाइल? कोई किशोर है और वो माता पिता की मर्जी से, उनको पता है, या गाड़ी वाले मालिक की मर्जी से वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया, तो 3 वर्ष तक का तो कारावास, 3 वर्ष तक का क्या होगा बच्चा? कारावास होगा। इस चीज को याद रखिएगा, 3 वर्ष तक का कारावास और 25,000 तक का जुर्माना, और 12 महीने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द। 12 महीने तक आप रोड पर वाहन लेकर नहीं जा सकते। और जो किशोर, वो जो बच्चा है, मान लेता हूं
18 साल से जिसकी उम्र कम है, नॉर्मल व्यक्तियों को 18 साल पर डीएल मिलता। अगर उसने अपनी किशोर उम्र में कोई अपराध कर दिया मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ा, तो बच्चा याद रखिएगा, उसे फिर 25 साल पूरे होने पर ही डीएल मिलेगा, उससे पहले डीएल नहीं मिलेगा। माता पिता को सजा मिलेगी, गाड़ी को सजा मिलेगी और बच्चे को भी सजा मिलेगी। बच्चे को तो यह है कि जुर्माना लग गया, सजा तो दे नहीं सकते, तो उसे 25 वर्ष की उम्र में डीएल मिलेगा, जो सबको नॉर्मल 18 पर मिल जाता। वाहन 12 महीने की रद्द, घर वालों को 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना। चलिए आगे आ जाता है धारा 202, पुलिस वाले की वर्दी पहने पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। यदि 184, 185 या धारा 197 के अंतर्गत अपराध हुआ है, किसके अंतर्गत? धारा 197 कि आप बिना किसी की मर्जी के वाहन ले गए, और यदि उस व्यक्ति को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पता है तो यह मैंने लिखवाई नहीं है हालांकि आपको, धारा 184 और धारा 185 और धारा 197 में अपराध हो तो सीधे सीधे वर्दी में पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। यह धारा 202 कहती है। क्या कहती है? धारा 202 कहती है। एक बार रिवाइज करते हैं आज की सारी धाराओं को। 165, 166, 173, 177, 178, 180, 181, 182 बिल्कुल भी टफ नहीं है। 183, 184, 185, 194 बी, 194 सी, 194 डी, 194 ई, 194 ई, 199 ए, 202, 199 ए, 202। अरे बहुत ही सरल धाराएं हैं, एक बार तो देखो करके, बहुत ही सरल धाराएं। जैसे 194 बी की बात करें तो समझ जाओगे कि सर यहां पे सीट बेल्ट 1000 रुपए का जुर्माना, 194 सी हेलमेट 1000 का जुर्माना, 3 महीने के लिए लाइसेंस, 194 डी ट्रिपलिंग करते हुए पकड़े गए, 1000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। 1000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। और बताइए, बिल्कुल सही। डी में ही नहीं, डी में हेलमेट होता है क्या? थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया। 194 सी में होते 2 से अधिक लोगों को वाहन पर यात्रा कराना। 194 डी होता है हेलमेट। डी क्या होता है? हेलमेट होता है। 194 बी सीट, सी होता है आपका सीट बेल्ट, सी होता है 2 या उससे अधिक लोगों द्वारा यात्रा, 2 से अधिक लोगों द्वारा यात्रा। 194 डी होता है हेलमेट। इन दोनों में ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होता है, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होता है। उसके बाद में आ जाता है 194 ई का मतलब इमरजेंसी। यदि आपातकालीन तो 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों, या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। 199 ए और 202 कहता है कि 184 और 185 इन धाराओं में और 197 का यदि कोई अपराध करे तो उसको गिरफ्तार करने की शक्ति। 193 तेज रफ्तार की बात होती है। 185 में शराबी द्वारा या नशे की हालत में, शराबी द्वारा या नशे की हालत में। 199 ए किसी किशोर के द्वारा अपराध, किसी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा अपराध। किसी 199 ए क्या होती है? किसी किशोर द्वारा अपराध या 18 वर्ष से
कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा अपराध। कितने उम्र के? 118 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा अपराध। धारा 184 खतरनाक ढंग से वाहन चलाना। खतरनाक ढंग से वाहन चलाना। खतरनाक ढंग से वाहन चलाना बिना डीएल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तब भी वाहन चलाना। यहां पर सामान्य तौर के अपराध आ जाते हैं, सामान्य तौर के ये अपील आ जाती है, ये दावा अधिकरण में आवेदन आ जाता है, और ये दावा अधिकरण की क्या जाती है बेटी? सामान्य स्थापना आ जाती है। क्या जाती है? सामान्य स्थापना। इसमें बिना टिकट के यात्रा आ जाती है, बिना टिकट के यात्रा, और 180 आ जाता है अनऑथोराइज या अप्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वाहन चलवाना। आप ये बताइए सबसे ज्यादा सजा इसमें सबसे ज्यादा सजा इनमें से किस में? सबसे ज्यादा सजा इनमें से किस में है? सबसे ज्यादा सजा इनमें से किस में है? सबसे ज्यादा सजा इनमें से कितने हैं? बिल्कुल सही। तो सबसे ज्यादा जो सजा है वो 3 साल की सजा। ये अभिभावक के लिए यदि उसका बच्चा, कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, और 25,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना। एक शराब पीकर आप वाहन चला रहे हो तो 100 मिलीलीटर ब्लड में कितनी शराब होनी चाहिए? 100 ml ब्लड में शराब की मात्रा कितनी होनी चाहिए? धारा 184 में प्रथम बार पकड़े गए और दूसरी बार पकड़े गए, कितना दंड मिलेगा? इसी तरह 185 शराबी पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, दोबारा पकड़े गए, कितना दंड मिलेगा? धारा 185 में कितना दंड होगा? धारा 185 में कितना दंड होगा? बिल्कुल सही, अलग से कर लें, बताइए। धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग, वाहन लाल बत्ती तोड़ देना, स्टॉप साइन पर नहीं रुकना, खतरनाक ढंग से पास करना, यह सब खतरनाक ड्राइविंग में आता है। तो अगर आप प्रथम बार पकड़े गए, कितनी बार पकड़े गए? प्रथम बार, तो 6 महीने से कम 6 महीने, 1 साल तक की सजा, 1 साल तक की सजा। और यहां पर जुर्माना कितना होता है? 5,000 रुपए पहली बार में। यदि आप दोबारा या फिर और बार बार पकड़े जाते हो, दोबारा या तिबारा बार बार पकड़े जाते हो, तो सजा 2 साल तक का हो जाएगा। 2 साल तक का कारावास, 2 साल तक का कारावास। और बेटी जुर्माना कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए, या दोनों। धारा 185 शराबी वाली देखना। शराबी कहता है अगर मेरे 100 ml ब्लड में भाई साहब 30 mg दारू निकल जाती, अल्कोहल की मात्रा निकल जाती है, तो पहली बार पकड़ने में तुम 6 महीने तक की सजा दोगे। 6 महीने तक की सजा, हां। जुर्माना तुम मुझसे 10,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जुर्माना 10,000। दूसरी बार पकड़ दिया जाता हूं तब सजा तुम 2 साल तक की कर सकते हो। 2 साल तक की सजा और जुर्माना 15,000 रुपए, जुर्माना 15,000 रुपए। तो एक चीज देख रहे हो, खतरनाक ड्राइविंग में कम से कम 6 महीने की सजा है, पहली बार भी पकड़े जाते हो। लेकिन शराब के मामले में पहली बार में 6 महीने तक की है। उसे तुम कम भी दे सकते हो, 1 दिन की दे सकते हो, 2 दिन की दे सकते हो, 3 दिन की दे सकते हो, 4 दिन की दे सकते हो, 4 दिन की दे सकते हो। फिर बता रहा हूं 194B, 194C, 194D, 194E, ये किससे संबंधित है? 199E, इसका बताइए। और इसमें कितने प्रकार के दंड मिलते हैं और किस किस को दंड मिलता है?
किस किस को दंड मिलता है? तो 194 बी तो सीट बेल्ट की बात आ जाती है, बिना सीट बेल्ट के। 194 सी आ जाती है 2 से अधिक लोग मोटरसाइकिल पर, 2 से अधिक मोटरसाइकिल पर। डी आ जाती है बिना हेलमेट के वाहन चलाना, हेलमेट के बिना वाहन चलाना मोटरसाइकिल पर। 194 आ जाता है आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देना। अब इसमें दंड बताइए। अब इसमें दंड, सीट बेल्ट में मात्र 1000 रुपए, सीट बेल्ट में मात्र 1000 रुपए। जबकि 2 से अधिक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना के साथ साथ 3 महीने तक डीएल जब्त। सेम काम हेलमेट में होता है। लेकिन जब आप आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देते, जब आप आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देते, तब आप धर लिए जाते हो। और तब कौन से के द्वारा धर लिए जाते हो? धारा 194 और आपको सजा भी मिलती है। इसमें याद रखिएगा 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना यदि आप किसी आपातकालीन वाहन को जगह नहीं देते। 199 ए, यदि माता पिता या गाड़ी के मालिक की मर्जी से 18 वर्ष से कम उम्र का कोई किशोर जुवेनाइल गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो क्या क्या होता है? यदि उसने कोई अपराध किया, मतलब पकड़े जाने की तो बात अलग है, जब पकड़ा जाएगा तो उसे धारा 180 के तहत सजा मिलेगी, जिसमें अपराधिकृत व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं। लेकिन मान लेता हूं कोई अपराध कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है या कुछ और कर देता है या खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाता है, तब जो गार्डियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, इनको गार्डियन बोलते हैं वैसे, तो जो अभिभावक होता है उसको 3 साल तक की सजा, 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का जुर्माना। गाड़ी को सजा मिलेगी 12 महीने तक उसका रजिस्ट्रेशन बंद। उस बच्चे को क्या सजा मिलेगी कि जो नॉर्मल उसको 18 वर्ष की उम्र पर डीएल मिलता, अब वो 25 वर्ष की उम्र पर डीएल मिलेगा। वो कितने वर्ष की उम्र पर डीएल मिलेगा? 25 वर्ष की उम्र पर डीएल मिलेगा। याद करा दिए ना, एक धारा 10-10 बार लिख के देखोगे। जब सुनो तुम वीडियो में याद कर सकते हो। तुम कहते हो याद नहीं होता, खच्चड़ तुम्हें आधे से ज्यादा याद हो गई। अब तुम यदि 2-2, 3-3 बार लिखकर देखोगे, ऐसी कौन सी धारा है जो तुम्हें याद नहीं होगी। अब मैं आपको एक केस दे रहा हूं, एक व्यक्ति है जो मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा है। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा है। मोबाइल पर बात करते हुए उसे कितना दंड मिलना चाहिए? कौन सी धारा के अंतर्गत? इसको कितना दंड मिलना चाहिए? कौन सी धारा के अंतर्गत? और ये पहली बार पकड़ा गया तो कितना? और अगर ये 3 साल के अंदर दूसरी बार पकड़ा गया तो कितना इसको दंड मिलना चाहिए? तो कितना इसको दंड मिलना चाहिए? एक केस हो गया। बी केस दे रहा हूं आपको। एक जगह था, उस जगह पर साइन लगा हुआ था, उस जगह पर साइन था 30 किलोमीटर प्रति आवर। क्या साइन था? 30 किलोमीटर प्रति आवर। राम नाम का एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को या अपनी कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पहली बार पकड़ा जाएगा तो कितना दंड? दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो कितना दंड? और कौन सी धारा के अंतर्गत? पहली बार पकड़े जाने पर तो कितना दंड? दूसरी बार पकड़े जाने पर तो कितना दंड? और कार की बात कर रहा हूं मैं कार की बात कर रहा हूं। बेटा मोबाइल चलाना खतरनाक ड्राइविंग में आता है। किस में आता है? खतरनाक ड्राइविंग।
धारा 184। कौन सी धारा? 184। पहली बार में कम से कम 6 महीने की सजा, कम से कम 6 महीने की सजा से कम से कम 6 महीने की सजा और अधिकतम 1 साल की, अधिकतम 1 साल की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों। दूसरी बार में पकड़े जाओगे, सजा हो जाएगी 2 साल तक की, 2 साल तक की, जितना मर्जी जज आपको सजा दे सकता है। जुर्माना हो जाएगा 10,000 रुपए। जुर्माना क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। और ये सेकंड 3 साल के अंदर होना चाहिए। खतरनाक ड्राइविंग। देखिए, कार क्या होता है? हल्का वाहन होता है। कार क्या होता है? हल्का वाहन। भाई, कार एक हल्का वाहन तो है। यदि राम हल्का वाहन चलाते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना, दोबारा पकड़ा जाता है तो 2,000 से 4,000 तक का जुर्माना, 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना यदि वो हल्का वाहन चला रहा है। और यदि वो दोबारा पकड़ा जाता है तो उसका वाहन, उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, लाइसेंस, वो भी रद्द कर दिया जाएगा। और अगर वो भारी वाहन या मध्यम वाहन चला रहा है तो 2,000 से 4,000 तक का जुर्माना। तो इस तरीके से भी आपको वो केस देकर पूछ सकता है। इस तरीके से भी आपको, अब फिर से लिखकर बताओ, 177, 178, 180, 81, 82, 83, 184, 185, 194 बी, 194 सी, 194 डी, 194 ई, 199 ए और धारा 202, 199 ए और धारा 202, 199 ए और धारा 202, 199 ए और धारा 202। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब बताइए कि जब आपने मोटर वाहन अधिनियम शुरू किया था, आप सब लोग डर रहे थे ना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, डर रहे थे। तीसरी बार लिख के देखा है, 90% याद हो गया। 4 बार लिख के देखोगे पूरा, 10 बार लिख के देखोगे, एक भी धारा तुमसे नहीं चपरेगी। तो बेटी, लिखना और मेहनत करना अगर ये तुमने सीख लिया तो फिर सारी की सारी कठिनाइयां बन जाएंगी आसानी। और अगर तुम सोचते रहे ख्यालों में बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम समय की बर्बादी कर रहे हो सोचने में। जितना समय सोच रहे हो उतना अपनी पेन से लिख के देख लो, आपका काम हो जाएगा। पेन से लिख के देख लो। क्लियर है? तो चलिए फिर आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके सच में बताना कि लिखने से कितना लाभ होता है। अरे याद हो जाती हैं। मैंने आईपीसी याद करवाई है ऐप पर बच्चों को पूरी की पूरी लिखवा के। और मैं कह रहा हूं कहीं से भी धारा आ जाती है, कोई रफ एंड टफ नहीं होता। पूछ लेगा 38 बताओ, मेरे में सीधी सीधी 38 थी और बस मेरा लिख के याद करने का जो था उसी से। और ये सारी की सारी बहुत सारी चीजें आपको मैं एक दूसरे से रिलेट करके बता रहा हूं, ये सब आपको बहुत मदद करेंगी। ईश्वर ने चाहा ना, जब मेहनत होती है, मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने ऐप पर पिछली बार मेहनत की थी और जब मैंने पेपर देखा तो मैं इसको भावनाओं में नहीं बता सकता, ये तो मैं आपको पेपर में बताऊंगा। मोटरयान अधिनियम हमारा कंप्लीट, कल इसके प्रश्न देख लेंगे और फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए फिर, आप सभी लोग क्लास कैसी लगी कमेंट करके और इनका आंसर जरूर देना, जैसे सिखाया है वैसे। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू। इतना ही पढ़ना है, 14वां मिसलेनियस था, उसे भूल जाना। थैंक यू।